आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे नेपाल में जो राजनीतिक संकट अभी उभरा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल का राजनीतिक संकट, युवा क्रांति और सत्ता परिवर्तन की कहानी क्या है। नेपाल में हाल ही में एक ऐतिहासिक राजनीतिक उथल पुथल हुई है जिसने पूरे देश की दशा और दिशा बदल दी है। युवा पीढ़ी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने न केवल सरकार को गिराया, बल्कि नेपाली राजनीति के भविष्य पर गहरे सवाल भी खड़े कर दिए। युवा क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों की आवाज उठाने में क्या क्या नेपाल को झेलना पड़ा। नेपाल की जेनजी पीढ़ी, जो जनरेशन है जिसने ये आंदोलन किया है, उसको बोल रहे हैं जेनजी। जेनजी पीढ़ी ने देश की बढ़ती समस्याओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक शक्तिशाली आंदोलन किया। इस युवा क्रांति के मूल तीन प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा था जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था नेपाल में। तो राजनीतिक व्यवस्था में फैली भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म नहीं हो रही थी, इसको लेकर था। दूसरा, आर्थिक विषमता, बढ़ती महंगाई और रोजगार की कमी। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और रोजगार की भारी भरकम कमी थी। सोशल मीडिया प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला। और हाल ही में नेपाल सरकार, केपी शर्मा ओली की सरकार ने वहाँ के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे, लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की घोषणा कर दी थी। इससे युवा पीढ़ी बहुत ही नाराज थी। यह आंदोलन केवल विरोध नहीं था, बल्कि नेपाली युवाओं की एक सोची समझी राजनीतिक जागरूकता का परिणाम था। नेपाल के युवा जानते थे कि जो राजनीति में बैठे हुए हैं, उनकी जड़ें भ्रष्टाचार से इतनी जुड़ गई हैं कि अब वो आम इंसान उनको दिखता ही नहीं है। अच्छा, आम इंसान सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत कमाई कर भी ले रहा था, तो उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। बंद करने की वजह से अब जो वहाँ की युवा पीढ़ी थी, वो आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आई। विरोध प्रदर्शन का रूप और प्रभाव क्या था। शांतिपूर्ण शुरुआत हुई। प्रारंभ में युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित होकर हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतरे। व्यापक सहयोग, कॉलेज छात्र, युवा, पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ता सभी ने मिलकर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया। विभिन्न जिलों में समर्थन आने लगा, कई जिलों में लोग इकट्ठा होने लगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। सरकार ने क्या किया इस पर। सरकार के कठोर रुख और दमनकारी नीति के कारण शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक मोड़ ले गया। पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग हुआ, जिसमें कई लोगों की निर्मम हत्या हो गई। इससे रुष्ट होकर नेपाल के जो युवा थे, उन्होंने भी फिर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण से आक्रोशित प्रदर्शन में बदल दिया। हिंसा की हिंसा की घड़ी, जब प्रदर्शन विस्फोटक हो गए। प्रदर्शन विस्फोटक कब हो गए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक रूप ले गया जब सरकार ने कठोर दमन की नीति अपनाई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राजनीतिक व्यवस्था के प्रतीक माने जाने वाली इमारतों पर फूटा। सरकारी भवनों में लोगों ने आग लगा दी। क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। यह घटना देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय बनी। संसद और सुप्रीम कोर्ट पर हमला। लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ माने जाने वाले संसद और सुप्रीम कोर्ट भवन भी हमलों के निशाने बने। इससे राजनीतिक अस्थिरता और गहरा गई। नेताओं के घरों पर हमले। प्रधानमंत्री सहित अन्य राजनीतिक नेताओं के निवासों पर भी हमलों ने पूरी तरह से सत्ता को चरमरा दिया। लोगों ने किसी को नहीं बख्शा।
जो नेता लोग थे, जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष में हों, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको आग किसी को आग के हवाले कर दिया, किसी को मारा, किसी को कपड़े उतार के दौड़ाया, संसद भवन सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी, सरकारी भवन उनको आग लगा दी। सब सब बर्बाद हो गया नेपाल में। मानवीय क्षति आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 72 लोगों की जान चली गई इस हिंसक झड़प में। 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की गई। ये हिंसा नेपाल के इतिहास में सबसे खूनी बनी। नेपाल इस हिंसा के बाद गहरे शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सत्ता परिवर्तन की शुरुआत। जब जनता की आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो राजनीतिक नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अंततः बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक अलगाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा। यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी भी थी कि जनता अब पुराने तौर तरीकों को स्वीकार नहीं करेगी। इस इस्तीफे के साथ ही नेपाल राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें युवा शक्ति की भूमिका केंद्रीय हो गई। नई आशा सुशीला कार्की का नेतृत्व। अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। राजनीतिक संकट के बीच सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति की कई मायनों में ऐतिहासिक है। पारदर्शिता का वादा। नई सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया है। युवा मुद्दों पर फोकस। जनरेशन जेड की चिंताओं को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया गया। संस्थागत संस्थागत सुधार। राजनीतिक व्यवस्था को व्यापक बदलाव की योजना। हालांकि अभी भी चुनौतियां बहुत है, लेकिन इस नए नेतृत्व में उम्मीदें जगी हैं। नई सरकार की प्राथमिकताएं और वादे। शांति और स्थिरता की बहाली। सबसे पहली प्राथमिकता देश में शांति स्थापित करना है। सभी समुदायों के साथ संवाद की पहल की गई। मृतक परिवारों को मुआवजा। हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की गई। घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत। संसद, सुप्रीम कोर्ट और अन्य सरकारी भवनों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय एकता का संदेश। सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और अवसर। राजनीतिक स्थिति क्या है इस समय? हालात कुछ हद तक शांत हुए हैं, लेकिन जनता का भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। युवा अभी भी व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं, पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन। नेतृत्व में बदलाव क्या चाहते हैं? नेतृत्व तो बदल गया, लेकिन आप सोच रहे हैं फिर भी युवा बदलाव चाह रहे हैं कि सत्ता पे, कुर्सी पे कोई युवा बैठे। अब केपी शर्मा ओली को तो आपने देखा ही है, बुजुर्ग थे। उसके बाद सुशीला कार्की जी को बिठाया गया है, वो भी कम नहीं है। हालांकि काम करने का तरीका उनका अलग हो सकता है, लेकिन युवा युवा बैठाना चाहते थे, आप समझे ना। आर्थिक प्रभाव। पर्यटन उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है। भाई जो लोग वहां फंस गए थे, वो दोबारा तो जाने वाले नहीं है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में
की गई गिरावट। अब पर्यटक तो ज्यादातर विदेशी ही थे, इंडियन भी थे बहुत। हमारे एक भाई साहब वहां फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से वो भी निकले। होटल बुकिंग कैंसिल कर दी गई, ट्रैकिंग टूर रद्द कर दिए गए, विदेशी निवेश में भी कमी आ गई है। भविष्य की योजना क्या है? मार्च 2026 में चुनाव होने हैं। अंतरिम सरकार का 6 महीने का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। चुनाव की तैयारी, संवैधानिक सुधार, लोकतांत्रिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, ये सब नई सरकार के लिए चुनौती है। भविष्य के सवाल क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने भी एक सोच समझ कर कुछ सवाल यहाँ पे आपके लिए तैयार किए हैं। राजनीतिक सुधार। क्या इस नए नेतृत्व से नेपाली राजनीति में वास्तविक सुधार होगा? युवा पीढ़ी पीढ़ी के दबाव से क्या पुराने राजनीतिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आ सकेगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि युवा युवा बैठाना चाह रहे थे और उनकी मांग कुछ हद तक पूरी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार उन्मूलन। क्या भ्रष्टाचार की जड़ों को वास्तव में उखाड़ा जा सकेगा? युवा असंतोष के इस ज्वार को रोकने के लिए कितने ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये भी एक सवाल है। जनता का भरोसा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता को फिर से भरोसा हो पाएगा कि शासन व्यवस्था बदल सकती है? क्या यह युवा क्रांति एक स्थायी बदलाव का आधार बन सकेगी? ये कुछ सवाल अभी भी नई सरकार के लिए युवाओं के मन से मैंने यहाँ रखे हुए हैं। नेपाल के इतिहास में यह एक निर्णायक मोड़ है। अगले कुछ महीने बताएंगे कि ये आंदोलन केवल एक राजनीतिक उथल पुथल थी या फिर एक नए नेपाल के निर्माण की शुरुआत। युवा पीढ़ी की आवाज अब केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रही है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।